चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एटॉमिक मास, कि एटॉमिक मास को हम किस तरीके से मेज़र करते हैं। एटॉमिक मास का यहाँ पर मीनिंग क्या है। एटॉमिक मास की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है। इट इज़ द मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट। किसी एलिमेंट के एटम के मास को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। इस एटॉमिक मास को हम मेज़र कैसे करें। जैसे अगर हम फिजिक्स में अगर बात करें तो हम मास को फिजिक्स में कौन सी यूनिट में मेज़र करते हैं, किलोग्राम, ठीक है। या फिर अगर मास अगर कम हो तो हम काई मेज़र करते हैं, ग्राम में भी मेज़र करते हैं, मिलीग्राम में भी मेज़र करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है एटम को हम किलोग्राम में या फिर ग्राम में मेज़र क्यों नहीं करते। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो एटम जो है वो बहुत ही छोटा पार्टिकल है, बहुत ही सूक्ष्म कण है, ठीक है। इसलिए हम जो है एटम को ग्राम में या फिर किलोग्राम में मेज़र नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें। तो इसके लिए जो है कुछ इनडायरेक्ट मेथड होती है। विद द हेल्प ऑफ वी कैन मेज़र द मास ऑफ वन एटम, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारी मेथड्स होती हैं, उन मेथड्स के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी नहीं करेंगे। सिर्फ हम लोग किस फार्मूले से, बेसिक कहाँ से हम लोग एटॉमिक मास को हम लोग मेज़र करते हैं, वो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपसे कहूँ कि हम जो है जैसे अगर मार्केट में अगर कुछ भी अगर खरीदने जाते हैं, सपोज़ अगर हम मार्केट में गए, आलू खरीदने गए 5 किलो आलू, ठीक है। तो हमने दुकानदार को जाके बोला कि भैया हमें जो है 5 किलो आलू दे दो। तो आपने देखा होगा कि दुकानदार क्या करता है, जो पुराने समय में उनके पास क्या होता था, एक तराजू होता था। उस तराजू में क्या करते थे वो, एक तरफ जो है एक क्या रखते हैं, लोहे का जो है उनके पास पीस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाट, ठीक है। तो एक पलड़े में वो क्या रखता है, बाट रखता है, और दूसरे में जो है क्या रखता है, वो आलू। एक साइड उसने जो है 5 किलो का बाट रख दिया और दूसरी तरफ क्या चढ़ाता है, वो आलू। और आलू को कब तक चढ़ाएगा वो, जब तक कि ये दोनों पलड़े क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो हम वहाँ पर जो है आलू को क्या कर रहे हैं, इस 5 किलो के बाट से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो पहले हमने क्या किया, 1 किलो का बाट बनाया होगा, ठीक है। और 1 किलो के जो है 5 बाट हमने उसे कंपेयर, जो बाट है 5 किलो का, उसके 5 पीस हम बना के 1-1 किलो का हम उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हम सेम यहाँ पर जैसे हमने वहाँ पर आलू को हमने क्या किया, एक बाट से कंपेयर किया, वैसे ही हम यहाँ पर जो एटॉमिक मास जो निकालेंगे, वो जो मास होता है वो मास भी क्या होगा आपका, दैट इज कॉल्ड दी रिलेटिव मास, ठीक है। हम इसको रिलेटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जो मास जो फाइंड कर रहे हैं वो किसी से रिलेट करके निकालने वाले हैं। जैसे हमने आलू को किससे रिलेट किया, एक बाट से, एक लोहे का एक पीस है जिसको हम क्या बोलते हैं, बाट। उस बाट से हमने कंपेयर किया और हमने क्या किया, उसका मास फाइंड किया। वैसे ही हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, किसी दूसरे एटम को कंपेयर करके, दूसरे एटम को यहाँ पर हम लोग एज अ रेफरेंस एटम या फिर स्टैंडर्ड एटम कंसीडर करके हम लोग क्या निकालेंगे, एटॉमिक मास फाइंड करेंगे। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी, जैसे हमने आलू के लिए स्टैंडर्ड एटम क्या लिया, हमने आलू के लिए स्टैंडर्ड क्या लिया, बाट। वैसे ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने क्या लिया, एक स्टैंडर्ड एटम लिया। क्या लिया, स्टैंडर्ड एटम। वो जो स्टैंडर्ड एटम जो लिया हमने सबसे पहले जो हमने स्टैंडर्ड एटम लिया वो हमने लिया हाइड्रोजन। कौन सा लिया, हाइड्रोजन। और जो हाइड्रोजन का जो मास है, उस मास को हमने कितना मान लिया, 1 यूनिट। कितना मान लिया, 1 यूनिट। अब हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन के भी आइसोटॉप्स होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो हाइड्रोजन के जो है कितने आइसोटॉप्स होते हैं, हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं, हाइड्रोजन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं। H11, H12 और एक होता है H13। 3 आइसोटॉप्स होते हैं। सबसे पहला वाला जो आइसोटॉप्स है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटियम, जिसका एटॉमिक मास कितना होता है, 1। दूसरा क्या है, जिसका
ड्यूटेरियम जिसका एटॉमिक मास कितना होता है 2, थर्ड क्या है यहाँ पर ट्रिटेरियम जिसका एटॉमिक मास यहाँ पर कितना है 3। ठीक है, तो इन तीनों में से हमने यहाँ पर जो है प्रोटियम, कौन सा स्टैंडर्ड लिया हमने यहाँ पर प्रोटियम, हाइड्रोजन का जो सबसे पहला वाला जो आइसोटोप है जिसका एटॉमिक मास कितना है 1 यूनिट, उसको हमने यहाँ पर क्या ले लिया 1 यूनिट लिया और इसको हमने यहाँ पर एज अ स्टैंडर्ड एटम ले लिया। ठीक है, तो हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया अब 1 किलो का वाट हो गया। इसे हम क्या करेंगे, दूसरी जो भी एटम्स है उनको हम कंपेयर करेंगे और दूसरे एटम का मास हम लोग फाइंड करेंगे। तो हमने क्या कहा कि जिस भी एटम का हमें एटॉमिक मास फाइंड करना है उसे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के 1 एटम मास से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और हम बोलेंगे कि जिस एटम का मास हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं उस एटम का मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन से जितने टाइम्स हैवियर होगा, जितने टाइम्स भारी होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसका एटॉमिक मास। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने क्या देखा, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ नाइट्रोजन, मैंने क्या देखा यहाँ पे नाइट्रोजन का, मैंने देखा कि जो नाइट्रोजन का जो मास है, मैंने क्या देखा कि नाइट्रोजन का जो एटम का, नाइट्रोजन के एक एटम का जो मास है वो कितना टाइम्स है, 14 टाइम्स है, किससे, हाइड्रोजन के 1 एटम के मास से। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमारा क्या है, हमने क्या बोला कि हाइड्रोजन के मास से नाइट्रोजन का जो मास है वो कितने टाइम्स है, 14 टाइम्स, ये 14 गुना ज़्यादा है। ये हमारा क्या है, दैट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के मास से कितना गुना है, 14 टाइम्स, 14 गुना ज़्यादा है। तो ये जो 14 गुना है यही हमारा क्या है, एटॉमिक मास। क्या है ये हमारा एटॉमिक मास। तो ये जो है, ये नंबर जितने टाइम से, जैसे अगर हम मार्केट में अगर आलू खरीदने गए तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आलू 5 किलो है, वो आलू 5 किलो है, मतलब वो क्या है कि जो 1 किलो का जो बाट है उसका 5 गुना है। क्या बोला मैंने कि जो 1 किलो का जो बाट है उसका 5 गुना क्या है, आलू है। वैसे ही हमने यहाँ पर भी क्या बोला कि जो नाइट्रोजन का एक एटम का जो मास है वो क्या है, हाइड्रोजन के मास से 14 टाइम्स क्या है, हेवी है। तो ये क्या हो गया हमारा एटॉमिक मास। इसको हम पूरे फिजिक्स में मैं एटॉमिक मास के लिए क्या यूज करूंगा, कैपिटल ए। तो अगर मैं यहाँ पर फार्मूला लिखना चाहूँ तो हम लोग फार्मूला क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ फार्मूला लिख रहा हूँ, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, देखो ये हमें निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, इसके अपॉन में किसको रख देंगे, इसको, ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड एटम है। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट। यहाँ पर एलिमेंट कोई भी हो सकता है, यहाँ पर आपका एलिमेंट कोई भी हो सकता है, अपॉन स्टैंडर्ड जो एटम है उसका मास हमने यहाँ पर कितना लिया, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि हीलियम का मास जो है वो हाइड्रोजन के मास से, हाइड्रोजन की एक एटम के मास से कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो 4 क्या है, उसका हीलियम का एटॉमिक मास है। ठीक है, देखो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एटम का मास जो है हम लोग फाइंड कर सकते हैं। हमारा यहाँ पर स्टैंडर्ड क्या है, हाइड्रोजन हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, अब पहले तो हमने हाइड्रोजन को एज ए रेफरेंस लेकर हमने यहाँ पर जो है एटॉमिक मास मेजर किया, बट हमारे सामने समस्या क्या हुई, हाइड्रोजन को लेकर जो है हमने यहाँ पर क्या किया, हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया। क्यों किया, हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन की जो रिएक्टिविटी है वो कम है। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी कि यहाँ पर हम जो एटॉमिक मास जो निकालने वाले हैं वो हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में मिल रहा है, एक सिंपल नंबर के फॉर्म में नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हमने एक दूसरा स्टैंडर्ड एटम लिया और वो दूसरा स्टैंडर्ड एटम जो था वो हमारा क्या था, ऑक्सीजन। दूसरा जो था वो हमारा क्या था, ऑक्सीजन।
ठीक है। तो अब हमने ऑक्सीजन को एज ए स्टैंडर्ड एटम लिया और फिर हमने जो है एटॉमिक मास को मेज़र करना शुरू किया। तो हमने क्या देखा कि ये जो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का जो एक एटम का जो मास है, या हम इसको बोल सकते हैं मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, वो कितना है हमारा 16 यूनिट। कितना है? 16 यूनिट है। मतलब हाइड्रोजन से हमने कंपेयर करके जो है ऑक्सीजन का मास भी निकाला और हमने क्या बोला कि जो ऑक्सीजन का जो मास है वो हाइड्रोजन के मास से कितने टाइम्स हैवी है? 16 टाइम्स हैवी है। तो हमने यहाँ पर क्या लिया कि मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 यूनिट। अगर मैं यहाँ पर एक यूनिट का मास अगर मैं फाइंड करना है, अगर मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पर 1 यूनिट का मास अगर फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे? सिंपली हम इसको क्या कर देंगे? 16 से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 60, या सिंपली इसको हम जो है क्या लिख सकते हैं? इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं? 1/16 टाइम्स। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो अभी हमारे पास जो है ऑक्सीजन का मास कितना था? 16 यूनिट। हमने इसको 1 यूनिट में कन्वर्ट किया है। क्यों किया ऐसा हमें करने की ज़रूरत क्या पड़ी? इसको हमें ऐसा करने की ज़रूरत क्या पड़ी? जैसे अगर मैं कहूँ कि मार्केट में जो है 10 चॉकलेट जो है वो 20 रुपये में आती है। कितने में आ रही है? 10 चॉकलेट 20 रुपये में आ रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक चॉकलेट कितने में आएगी, तो हम क्या करेंगे? सिंपली 20/10 कर देंगे। ऐसे हम क्या कर सकते हैं? एक का निकाल सकते हैं। अगर हमें 30 चॉकलेट की अगर प्राइस अगर निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे? एक से जो भी निकालेंगे एक चॉकलेट के लिए, उसमें क्या कर देंगे? 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो क्या आ जाएगा? हमारा 30 का प्राइस आ जाएगा। वैसे ही हमने यहाँ पर क्या किया? एक यूनिट का यहाँ पर जो मास कितना है वो हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर ऑक्सीजन का यहाँ पर 1/16 पार्ट्स ऑफ मास ऑफ वन एटम जो है, इससे हम क्या करेंगे? दूसरे एटम को क्या करने वाले हैं? कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा? हमने यहाँ पर कहा कि मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने कहा एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं सोडियम। ठीक है। मैंने कहा कि जो सोडियम का जो मास है, क्या कहा मैंने? कि जो मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम जो होता है वो कितना होता है? वो 23 टाइम्स ऑफ 1/16 पार्ट्स ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन क्या है हमारा? यहाँ पर स्टैंडर्ड एटम है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर मैथमेटिकली? इट इज द 23rd टाइम्स हैवियर 1/16 पार्ट्स ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। हमने क्या बोला कि जो सोडियम का जो मास है वो 1/16 पार्ट्स ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन से कितने टाइम्स है? 23 टाइम्स है। 23 गुना क्या है? इससे क्या है? भारी है। कौन? सोडियम। तो ये जो 23 टाइम्स है ये हमारा क्या है? यहाँ पर एटॉमिक मास। क्या है ये वाला? ये क्या है? एटॉमिक मास। इसको हम एटॉमिक मास को हम यहाँ भी कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए से। अगर मैं यहाँ पर इसका फार्मूला अगर लिखना चाहूँ किसी भी एलिमेंट के लिए, तो वो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए वो हम यहाँ पर लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू, ये हमें अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे? दिस वन, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट होगा उसको हम हमेशा किससे डिवाइड करेंगे? इससे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? हमने लिखा कि मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट अपॉन क्या कर देंगे? जो हमारा स्टैंडर्ड एटम है उसका कितना पार्ट्स है? 1/16। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/16 पार्ट्स ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। तो इस फार्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर किसी भी एटम का जो है एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। ठीक है। बट इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारे सामने क्या हो गई? दिक्कत हो गई। ऑक्सीजन से भी हमने बहुत सारे एटॉमिक मास हमने फाइंड किए। ऑक्सीजन से भी हमने बहुत सारे एटॉमिक मास हमने फाइंड किए। जैसे कार्बन का भी हमने निकाल लिया। ठीक है। हाइड्रोजन से निकाल लिया था हमने कार्बन का। तो
और नाइट्रोजन का भी निकाल लिया, हीलियम का भी निकाल लिया, जो भी नोबल गैसेस वगैरह थी उनका भी हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। बट हमने यहाँ पर जो है ऑक्सीजन को भी रिप्लेस कर दिया और एक नया स्टैंडर्ड एटम लिया, उसके बारे में हम जो है बात करेंगे। पहले जो है आप इसको अच्छे से नोट करो। चलिए, तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि थर्ड जो हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड एटम जो लिया वो कौन सा लिया, ठीक है। तो फाइनली जो है 1961 में, फाइनली जो है इन 1961 एक कमेटी है जो केमिस्ट्री के ऊपर काम करती है, जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट, यहाँ पर जो है जितने भी वर्ल्ड के जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सारे इकट्ठे हुए और उन सब ने मिलकर डिसाइड किया कि ये ऑक्सीजन जो है, इस ऑक्सीजन के अंदर जो है बहुत सारी प्रॉब्लम है। वो क्या है कि जो ऑक्सीजन जो होता है उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स ये ऑक्सीजन जो है किसी भी एलिमेंट के साथ मिलकर क्या बना लेता है, ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। और हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी क्या है, कम है। हाइड्रोजन का साइज भी क्या है, बहुत कम है। और ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन एक ऐसा एटम है जिसकी यहाँ पर रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पर ऑक्सीजन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। और फाइनली इन 1961 में हमने एक नया स्टैंडर्ड एटम लिया, कार्बन। एक स्टैंडर्ड एटम लिया कार्बन 12। कौन सा लिया हमने, कार्बन 12। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हमने कार्बन 12 ही क्यों लिया, ठीक है। तो कार्बन 12 के जो हैं और भी आइसोटॉप्स हैं, जैसे यहाँ पर आप लोगों ने जो है देखा होगा कि कार्बन के जो है 3 आइसोटॉप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका कार्बन 12, एक होता है कार्बन 13 और एक होता है कार्बन 14। यहाँ पर इन सब का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 6। बट एटॉमिक मास जो है यहाँ पर तीनों का क्या है, डिफरेंट है। तो हमने यहाँ पर जो है कार्बन 12 ही क्यों लिया, ठीक है। कार्बन को लेने के पीछे क्या रीज़न क्या है, हमने ऑक्सीजन को बस एक रिएक्टिविटी की वजह से हमने उसको वहाँ जो है रिप्लेस कर दिया, हमने कार्बन ही क्यों लिया। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये जो कार्बन जो है, इस कार्बन की जो अबेंडेंस है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर मैं इसकी अबेंडेंस की अगर बात करूँ, अबेंडेंस का मतलब यहाँ पर क्या है, अवेलेबिलिटी। इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो कार्बन जो 12 है इसकी अवेलेबिलिटी जो हमारे नेचर में कितनी है, लगभग 98.9% है, ठीक है। और बाकी ये वाले जो आइसोटॉप्स है इनकी अवेलेबिलिटी सिर्फ कितनी है, लगभग 1.1% है। दोनों का मिलाकर सिर्फ कितना है, 1.1% है। तो कार्बन 12 जो है ये बहुत ही अच्छी मात्रा में जो है नेचर में अवेलेबल है, इसलिए सबसे पहले तो हमने इसको यहाँ पर सिलेक्ट किया। दूसरी चीज़, ये जो कार्बन जो है इसकी रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो इसकी रिएक्टिविटी ना तो लेस है और ना ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसकी जो रिएक्टिविटी है वो भी हम कह सकते हैं कि मॉडरेट है, ठीक है। तो इन दोनों रीज़न की वजह से हमने यहाँ पर कार्बन 12 को क्या लिया, एज ए स्टैंडर्ड एटम हमने यहाँ पर कंसीडर किया। और हमने यहाँ पर जो कार्बन का जो मास है, कार्बन का जो एक एटम का जो मास है उसको हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। इसको हमने कितना ले लिया, इसको हमने लिया 12 यूनिट। कितना ले लिया, 12 यूनिट। और भी हमने जो है कुछ यूनिट बनाई, उन यूनिट के बारे में यहाँ पर लिख देता हूँ। कौन कौन सी यूनिट हमने बनाई, उन सारी यूनिट के बारे में यहाँ पर लिख रहा हूँ। सबसे पहली जो यूनिट हमने बनाई AMU। AMU का यहाँ पर मीनिंग क्या है, इट इज़ दी एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। वैसे ही हम लोग एक स्मॉल u भी लेते हैं, इसका मतलब है यहाँ पर यूनिफाइड मास,
इसका मीनिंग यहाँ पर क्या है, यूनिफाइड मास। वैसे ही हम एक और यूनिट लेते हैं दैट इज कॉल्ड दी डाल्टन। डाल्टन इसको हम क्या लिखते हैं, DA, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं DA। तो 3 यूनिट हम लोग जो है जनरली एटॉमिक मास को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं जनरली 1 AMU इज इक्वल टू 1 U एंड 1 U इज इक्वल टू 1 DA। तीनों जो है क्या है, इक्वल है। तो हमने यहाँ पर ये जो कार्बन की जो यूनिट जो थी हमने इसको कितना यहाँ पे कंसीडर किया, 12 AMU हमने यहाँ पर इसको कंसीडर कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पर अभी जो बाट है ना, पहले हम आलू खरीदने गए थे, हमारे पास बाट पहले कितने का था, हाइड्रोजन में 1 किलो का था। ऑक्सीजन के अंदर हमारे पास बाट कितने का लिया हमने, 16 किलो का। तो 16 किलो से तो हम डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते हैं, तो हमने क्या किया था, ऑक्सीजन का 116 कर दिया था, 16 से हमने क्या किया था, उसको डिवाइड किया था। अब हमारे पास जो है कार्बन की एक एटम का जो मास है वो कितना है, 12 AMU, मतलब कितना है ये, 12 किलो का क्या है, बाट है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इससे दूसरे एटम को कंसीडर, इससे कंपेयर करके हम क्या करेंगे, दूसरे एटम का एटॉमिक मास हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो देखो हम इसको सबसे पहले, अगर हमें दूसरे एटम का एटॉमिक मास अगर फाइंड करना है तो हमारे पास यहाँ पर इसका मास कितना है, 12, कितना है 12 AMU। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 1 AMU फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर अगर बात करूँ कि 1 AMU कितना होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो है 1 AMU कितना होगा, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, ये जो मास है इसको 12 से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो क्या बनेगा, 1/12 पार्ट्स ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है। अब ये जो हमारे पास जो मास है, इस मास से हम लोग कंपेयर करके क्या निकाल सकते हैं, दूसरे एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले जो है एग्जांपल लिए, वैसे ही मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ। हम यहाँ पर हाइड्रोजन को कंपेयर कर रहे हैं, ये कार्बन 12 जो है इसको कंपेयर कर रहे हैं हम किससे, सपोज हमने इसको यहाँ पर कंपेयर किया क्लोरीन से, या सपोज सोडियम से ही कर लेते हैं, सोडियम से हम लोग इसको यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं। हमने क्या कहा कि जो सोडियम का जो मास है वो 1/12 पार्ट्स ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 से कितना टाइम ज़्यादा है, कितना टाइम ज़्यादा है, 23 टाइम्स ज़्यादा है। इसको अगर मैं यहाँ पर लिखना अगर चाहूँ तो क्या लिख सकते हैं, 23 टाइम्स इंटू 1/12 पार्ट्स, मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई से लिख रहा हूँ सिंपली, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, और ये हमारा जो है क्या है, दैट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम। दैट मीन्स हमने यहाँ पर क्या कहा कि जो सोडियम के एक एटम का जो मास है वो 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 से कितना टाइम्स ज़्यादा है, 23 टाइम्स ज़्यादा है। ये 23 टाइम्स क्या है, सोडियम का एटॉमिक मास। अगर मैं इसको फार्मूले के फॉर्म में लिखना चाहूँ, अगर हम किसी भी एलिमेंट को यहाँ पर, किसी भी एलिमेंट के एटम को अगर हम यहाँ पर इससे अगर कंपेयर करें, जैसा अगर मैंने कहा कि हीलियम का जो मास है वो कार्बन 12 के एक एटम के मास से 4 टाइम्स हैवियर है, 4 गुना क्या है, ज़्यादा है, या 4 गुना भारी है। तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंपली 4 इंटू 1/12 पार्ट्स ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम। ठीक है, क्लोरीन की अगर बात करें तो क्या आ जाएगा, क्लोरीन का एटम मास कितना होता है, 17, तो 17 टाइम्स क्या होगा, इसका होगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्लोरीन। अगर मैं इसको फार्मूले के फॉर्म में लिखना चाहूँ, और हमेशा ये हमारा 23 टाइम्स, यहाँ पर क्या लिखा हमने 23 टाइम्स, तो ये जो 23 टाइम्स है यही हमारा क्या है, ये हम इसी को क्या बोल रहे हैं, दैट इज एटॉमिक। इसको हम फार्मूले के फॉर्म में लिख रहे हैं। देखिए इसका फार्मूला हमने लिखा एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू, अगर हमें यहाँ पर ये अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, जिस भी एलिमेंट का मास हमें निकालना है वो हम यहाँ पे रखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन, किसे डिवाइड करेंगे यहाँ पर, 1/12 पार्ट्स ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं।
ये हमने लिखा 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ये कार्बन 12 हमारा क्या है, एज ए स्टैंडर्ड एटम हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, ये जो फार्मूला है देखो, अगर हमें यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन की अगर बात करें कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का पहले जो है एब्सोल्यूट या फिर एक्चुअल मास जो है वो निकालेंगे, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, कार्बन के जो है 1/12 पार्ट्स ऑफ, इससे हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, वो क्या आ जाएगा हमारा एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है इस फार्मूले को हम और कैसे लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर अभी लिखा है कि 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 जो होता है हमारा किसके इक्वल होता है, 1 AMU के यहाँ पर इक्वल होता है। तो इसी फार्मूले को हमने इसकी प्लेस पे मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, 1 AMU। देखिए इसको मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, दैट इज 1 AMU, इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर A से, और ये क्या है आपका, दैट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 1 AMU। ठीक है, तो चाहे हम इस फार्मूले से निकाले चाहे इस फार्मूले से निकाले, अब हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है। देखिए हम प्रैक्टिकली जो है ये दोनों फार्मूले जो है आपको अच्छे से याद करना है, ये दोनों फार्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है। देखिए ध्यान से, तो 1 AMU इज इक्वल टू कितना होता है, देखिए ये होता है आपका 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, कार्बन 12 के एक एटम का मास हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया, वो कितना है, और वो हम कहाँ से फाइंड किया, वो हमने इनडायरेक्ट मेथड या फिर आज के टाइम में हम लोग जो है मास स्पेक्ट्रोमीटर हम लोग यूज़ करते हैं, उसकी हेल्प से भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, किसी भी एटम का मास हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर जो है एक्सपेरिमेंटली जो कार्बन 12 का जो मास आया वो कितना आया, वो आया 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसको। ठीक है, तो कार्बन 12 का जो एक एटम का जो मास है वो कितना है, इतना है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे रखा, तो क्या बनेगा आपका 1.99 इंटू 10⁻⁻23, और किससे डिवाइड करना है हमें यहाँ पर, इसको 12 से डिवाइड करना है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो अगर हम यहाँ पर अगर लिखना चाहें कि 1 AMU जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये वैल्यू आपको जो है याद रखना है कि 1 AMU जो होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ठीक है, अब देखो, अब हमने जो है यहाँ पर दूसरे जो एटम है उनका हम एक्चुअल मास भी किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो पहले आप जो है ये सब अच्छे से नोट करें। हाँ, तो इस तरीके से हमने जो है सिंपली एटॉमिक मास हमने फाइंड किया, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो जिस भी एलिमेंट का अगर हम एटॉमिक मास अगर फाइंड करना होता है तो सिंपली हम क्या करेंगे, उसका एक्चुअल मास यहाँ फाइंड करेंगे। एक्चुअल मास हम लोग फाइंड करने के बाद उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 1 AMU से डिवाइड करेंगे, तो वो हमारा क्या आएगा, दैट इज दी एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब हमने कहा जैसे हमने बहुत सारे एटॉमिक मास निकाले, जैसे हम बात करें यहाँ पर हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है, 1.008 AMU। ठीक है, वैसे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 AMU। वैसे ही अगर मैं बात करूँ कि जो सोडियम की कितना होता है, 23 AMU। हीलियम की अगर बात करें तो हीलियम का कितना होता है, 4 टाइम्स, मतलब 4 AMU। जितने टाइम्स है 1/12 पार्ट्स ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 से जितना टाइम्स है वही हमारा क्या है, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास है।
ठीक है। अगर हमें यहाँ पर एक्चुअल मास फाइंड करना है, अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक्चुअल, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, सॉरी एब्सोल्यूट मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट। अगर किसी एलिमेंट का अगर मुझे जो है एब्सोल्यूट मास अगर फाइंड करना है तो वो हम कैसे करेंगे, देखिए हमें यहाँ पर पता है कि हाइड्रोजन का जो मास है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 1.008 AMU। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर AMU की वैल्यू निकाली है, इसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं 1.008 इंटू 1 AMU, और 1 AMU कितना होता है, अभी हमने निकाला है 1.008 इंटू कितना आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻²4। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या है हमारा यहाँ पर ग्राम, ये हमारा क्या है ग्राम, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 1.67। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो इसकी जो एग्जैक्ट जो वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये क्या है, ये हाइड्रोजन का जो है एक्चुअल मास है, ये हाइड्रोजन की एक एटम का क्या है एक्चुअल मास है। वैसे अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 AMU, कितना होता है 16 AMU होता है। तो अगर हम ऑक्सीजन की एक एटम का अगर एक्चुअल मास अगर फाइंड करना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली 16 इंटू इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 AMU, और 1 AMU कितना होता है हमारा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसको अगर हम यहाँ पर अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 2.656 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो किसी भी एटम का एक्चुअल मास भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हीलियम का अगर आपको करना है तो हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है 4, तो हम क्या करेंगे 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24, तो इससे क्या निकलेगा आपका एक्चुअल मास हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम एक्चुअल एटॉमिक मास अगर देखें तो एक्चुअल एटॉमिक मास को जो है ये हमारा क्या है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑक्सीजन का जो एक्चुअल या फिर जो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास जो है आपका ये, हाइड्रोजन का अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन का आपका ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो एक्चुअल मास है इसको हमें याद रखना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हमने यहाँ पर जो एटॉमिक मास जो है वो एक सिंपल नंबर के फॉर्म में हमने यहाँ पर फाइंड किया है। जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है 1, हीलियम का कितना होता है 4, तो वो हमारे लिए सिंपल नंबर जो है उसको याद रखना हमें जो है बहुत ही आसान है। और यहाँ पर जो एक्चुअल मास है इसको अगर देखोगे तो इसको याद रखना हमें जो है बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर एक्चुअल एटॉमिक मास भी फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस नंबर। ये एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब हम यहाँ पर जो है बात करने जा रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास की, कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। तो सिंपली अगर बात करें कि एवरेज का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है मीन, एवरेज का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर मीन। तो किसी भी एटॉमिक मास का हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। और वो हम कब निकाल सकते हैं, उसके लिए हमने क्या देखा कि हमारे जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो नेचर है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स के एटम हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। तो हमने क्या बोला कि हमारा जो नेचर है, इस नेचर में जो है क्या है, कुछ मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स है, कुछ क्या है मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स है। क्या कहा हमने कि जो हमारा नेचर जो है इसमें क्या है, कुछ मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स है। अगर मैं आइसोटॉप्स की अगर बात करूं तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, क्या होते हैं आइसोटॉप्स, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, इसे हम क्या बोलते हैं आइसोटॉप्स। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्लोरीन, अगर मैं क्लोरीन की अगर बात करूँ
तो क्लोरीन की जो है दो आइसोटॉप्स है, एक आपका क्लोरीन 35 होता है, दूसरा आपका क्लोरीन 37 होता है। एटॉमिक नंबर की बात करें तो दोनों का एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पर 17, पर एटॉमिक मास क्या है, दोनों का डिफरेंट है। तो हम जो है यहाँ पर कौन सा एटॉमिक मास यहाँ पे कंसिडर करें, 35 करें या फिर 37 करें, ये हमारे सामने बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने जितने भी आइसोटोप्स वाले जितने भी एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट्स का हमने क्या निकाला, एवरेज एटॉमिक मास हमने फाइंड किया। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें जो है सबसे पहले क्या पता होना ज़रूरी है, उसके लिए हमें क्या पता होना ज़रूरी है, उस आइसोटोप्स की अबेंडेंस, उस आइसोटोप्स की क्या पता होनी ज़रूरी है, हमें अबेंडेंस पता होनी ज़रूरी है कि वो कितना % जो है हमारे नेचर में। ठीक है, तो जैसा कि हमने यहाँ पर अगर क्लोरीन की अगर बात करें तो जो क्लोरीन 35 है ये हमारे नेचर में जो है कितना है, लगभग 75% है। कितना है, 75% है। अगर मैं यहाँ बात करूँ क्लोरीन 37, तो ये क्लोरीन 37 जो है ये हमारे नेचर में जो है कितना है, लगभग 25% है। कितना परसेंट है, 25% है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक बहुत ही सिंपल फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फार्मूला ध्यान से देखें, इट इज एवरेज एटॉमिक मास। इसका फार्मूला मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, दैट इज m इंटू ए प्लस n इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। यहाँ पर इस फार्मूले को अगर आप देखेंगे तो इस फार्मूले में कौन सी चीज़ क्या है, मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जो एम जो है, ये एम क्या है आपका, ये एम आपका जो है एटॉमिक मास है फर्स्ट आइसोटोप का, क्या है, दैट इज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप्स। ठीक है, वैसे अगर बात करूँ एन, तो एन क्या है, इट इज ऑल्सो एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटॉप। सेकेंड जो आइसोटॉप है उसका क्या है, एटॉमिक मास है। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि इस फार्मूले में ए क्या है, तो इसमें ए क्या है आपका, ए इज द परसेंटेज या फिर फ्रिक्शनल, परसेंटेज या फिर फ्रिक्शनल अबेंडेंस, अबेंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। ठीक है, और बी की अगर बात करें तो बी क्या है, सेम, इट इज द परसेंटेज, परसेंट या फिर फ्रैक्शनल अबेंडेंस ऑफ सेकेंड आइसोटोप। ठीक है, तो सिंपल हमें यहाँ पर क्या करना है, इस फार्मूले के अंदर जो है वैल्यू पुट करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ, देखिए इस फार्मूले को हम देखें, मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ एवरेज एटॉमिक मास। किसका निकाल रहे हैं हम लोग, यहाँ पर क्लोरीन का निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन का क्या होगा, क्लोरीन का एम मतलब फर्स्ट वाला जो आइसोटॉप है उसका एटॉमिक मास यहाँ पर कितना है, 35। तो मैंने यहाँ पर लिखा 35 इंटू यहाँ पर ए क्या है आपका, ए की अगर बात करें तो यहाँ पर ए क्या है आपका, दैट इज परसेंट अबेंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप। ये कितना है आपका, कितना परसेंट है, 75%। मैंने यहाँ पर लिख दिया इंटू 75 प्लस मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एन, एन क्या है आपका, एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटॉप। सेकेंड आइसोटॉप का एटॉमिक मास कितना है, 37, ये मैंने प्रूव कर दिया। इंटू यहाँ पर बी क्या है, दैट इज परसेंटेज अबेंडेंस ऑफ सेकेंड आइसोटॉप, ये कितना है हमारा 25, तो ये मैंने प्रूव कर दिया 25 अपॉन ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये क्या है आपकी टोटल अबेंडेंस। तो टोटल अबेंडेंस कितनी होगी क्लोरीन की, 75 प्लस 25 कितना हो गया आपका 100। तो परसेंटेज में अगर आप यहाँ बात करेंगे तो हमेशा आपका यहाँ पर नीचे क्या आएगा, 100 ही आएगा। इसको अगर आप यहाँ पे सोल्व करेंगे तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 35.5 क्या AMU। ये क्या है हमारा, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एक बार ध्यान से देखो, इसको नोट करो। यहाँ देखिए अगर मुझे यहाँ पर अभी जो हमने फार्मूले में जो वैल्यू पुट की है वो परसेंटेज के फॉर्म में पुट की है। ठीक है, अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर पुट करना चाहें तो देखिए 75% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 0.75
100 से डिवाइड कर दो, ये कितना होगा आपका 0.25। सिंपल, जहाँ पे हमने परसेंटेज में वैल्यू पुट की थी वहाँ पे सिंपली इस फार्मूले के अंदर हमें क्या करना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो देखो यही मैं कर रहा हूँ, नीचे देखिए क्या होगा आपका m कितना है, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप कितना है 35 इंटू a कितना है फ्रैक्शन के फॉर्म में 0.75 प्लस n क्या है, एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटॉप कितना है आपका 37 इंटू b कितना है आपका, b मतलब फ्रैक्शनल अबंडेंस ऑफ सेकेंड आइसोटॉप कितना है 0.25, ये रख दिया हमें, अपॉन अगर देखें तो क्या है a प्लस b, तो अगर इन फ्रैक्शन को, इन दोनों को अगर मैं यहाँ पे प्लस करूँ तो हमेशा कितना होगा 1, दैट इज 1। इस 1 को आप चाहे लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको भी अगर आप सोल्व करेंगे तो इसका भी जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 35.5 AMU, ठीक है, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं और इससे भी हम निकाल सकते हैं। आपके लिए आपकी बुक में जो है एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, नियोन के लिए आपको जो है ये आपको खुद करना है। मैं आपको यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, बोरोन, दैट इज फॉर बोरोन के लिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो बोरोन की अगर बात करें तो बोरोन के भी जो है 2 आइसोटॉप्स हैं, ठीक है, ये आप नोट कर लेना, ये आपको खुद करना है। बोरोन के भी जो है 2 आइसोटॉप्स हैं, पहला है आपका B10 और दूसरा है आपका B11। पहला आपका B10 है और दूसरा है आपका B11, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो B11 जो है, ये B11 की जो अबेंडेंस है वो आपकी 80% है और B10 की जो अबेंडेंस है वो आपकी 20% है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर दोनों का एटॉमिक मास भी दिया हुआ है और परसेंटेज अबेंडेंस भी आपको दी है। क्या निकालना है आपको, यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास, या फिर जिसे हम बोलते हैं ग्राम एटम। तो ग्राम एटम क्या होता है, बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो एटॉमिक मास जो है उसको हम काय में मेजर करेंगे, ग्राम्स में, यहाँ पे ग्राम्स में मेजर करेंगे। और ये जो ग्राम्स है दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास कौन सा है जो हमने अभी फाइंड किया है, उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं और सिंपली हम क्या कह सकते हैं, एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम एटम क्या होगा, दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास। सिंपली अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसको ही हम क्या बोल सकते हैं, इसको ही हम यहाँ पर बोल सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, ये होता है आपका 16 ग्राम। पहले हम लोग क्या बोल रहे थे इसको 16 AMU, अब हम इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर 16 ग्राम। वैसे अगर मैं कहूँ जैसे कि 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होगा, दैट इज 23 ग्राम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि 2 ग्राम एटम ऑफ सोडियम कितना होगा, या फिर 2 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होगा आपका, दैट इज सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 23 कितना बनेगा आपका ये, दैट इज 46 ग्राम,
अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 ग्राम एटम ऑफ सोडियम कितना होगा, सिंपली हमें क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि हाफ, दैट मीन्स 0.5 ग्राम एटम ऑफ सोडियम क्या क्या होगा, कितना होगा, तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपका ग्राम एटॉमिक मास जो है उसमें हम लोग क्या कर देंगे, 0.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाए 0.5 इंटू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, कितना बनेगा आपका, सिंपली आपको करना है 0.5 इंटू 23, कितना आएगा, दैट इज 11.5 ग्राम। ठीक है, तो ऐसे हम जो है एटॉमिक मास को ग्राम के फॉर्म में भी जो है लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक बार अच्छे से देखिए। चलिए, अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि ये जो ग्राम एटॉमिक मास जो है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास में जो नंबर ऑफ एटम जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक सिंपल सा फार्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए, इट इज़ द नंबर ऑफ